Hello everyone, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am मीनाक्षी. आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो है रीडिंग के रिगार्डिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका पार्ट नंबर 26 होगा. इससे पहले मैं आपको 25 पार्ट्स रीडिंग के प्रोवाइड करवा चुकी हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे. आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं बहुत लंबे टाइम के बाद बना रही हूँ, जिसका रीज़न ये है कि मैंने कंट्री मूव की थी. सो नाउ मैं अभी यूके में हूँ और जब हम कोई कंट्री मूव करते हैं तो वहाँ पर सेटल होने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मेरी जो वीडियो है वो डिले हो गई. बट अब मैंने अगेन स्टार्ट किया है कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं अब यूट्यूब पर कंटिन्यू रहूँ और आपको डेली न्यू वीडियो प्रोवाइड करूँ, जिससे आपका जो पीटी का एग्ज़ाम हो वो इजीली क्लियर हो जाए और आपको उससे बहुत हेल्प मिले. आप सभी को पता है कि जो रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो रीडिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ना कि ओनली रीडिंग का. आपकी पूरी पीटीई के स्कोर पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसका रीज़न ये है कि इसमें आपके 2 मॉड्यूल का जो स्कोर होता है वो काउंट होता है, रीडिंग प्लस राइटिंग. हम राइटिंग में क्या करते हैं, सिर्फ अपना जो ऐसे का टेम्पलेट है उसी को रट्टा लगाते रहते हैं कि हम उसी को उसमें अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बनाएं. बट जो आपका स्कोर है राइटिंग में वो रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक से भी 22 मार्क्स उसके काउंट होते हैं, जिसकी साइड हम थोड़ा सा अपना जो माइंड है वो पूरा अटेंशन नहीं दे पाते उस उस पार्ट को, रीडिंग के पार्ट को, बिकॉज उसमें आपकी होती है वोकैबुलरी और उनका हमें मीनिंग क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से हम उससे थोड़ा सा भागते हैं. बट इस पार्ट को इजी बनाने के लिए मैं इस पार्ट पर अब आपको ट्राई करूँगी कि मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करूँ जिससे आपको हेल्प मिले. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 26, जिसमें मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी. थोड़ा सा हमें जल्दी करना पड़ता है इस पार्ट को, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगी कि मैं आपको इजीली और फुल एक्सप्लेन करूं उसको और आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए पार्ट. स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पार्ट में आपको ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना आना चाहिए, बिकॉज हमारे पास टाइम की होती है लिमिटेशन. टाइम होगा हमारे पास मैक्सिमम, हम इसके ऊपर 3 मिनट स्पेंड कर सकते हैं 2 to 3 के बीच में. हमने क्या करना है, थोड़ा सा फर्स्ट पैसेज के जो मोर एकेडमिक वर्ड है उनको पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारा पैसेज है वो किस चीज़ के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहा है, किसके बारे में जो हमारा पैसेज है. फिर हमें ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना आना चाहिए कि हाँ यहाँ पर कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो मोर एकेडमिक है, इफ हमारे पास 2 ऑप्शन सिमिलर हों. वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे आपने उनको एलिमिनेट करना है. स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पैसेज, जिसमें हमारे पास है, फर्स्ट इसको रीड करो क्विकली. आपको फर्स्ट क्या करना है, एकदम से क्विकली रीड करना है उस पैसेज को, ताकि आप क्या करो उसमें से जो वर्ड हैं वो जो कॉमन वर्ड्स होंगे वो आप फाइंड आउट कर सको. Thus the environmental policy does not contribute to the profitability in any real sense at all. In practice, it is companies that are well organized and efficient, or that are already comfortably profitable, that have time to and policy environmental policies. अब यहाँ से तक पढ़ने के लिए भी हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें वर्ड मिला environmental policy. फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड आया environmental policies, यहाँ पर भी हमारे पास प्रॉफिट के बारे में बात हुई थी और यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल वर्ड आया और उसके बाद भी हमारे पास क्या है, ये वर्ड आया. अगर हम आगे भी इसको रीड करें तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आया, इन्वायरमेंटल बेस्ट. फिर यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बात हुई और लास्ट में भी आपके पास किसके बारे में है, इन्वायरमेंट के बारे में बात है. अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक बार रीड करते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा. Thus the environmental policy does not contribute to the profitability in any real sense at all. कि जो आपकी environmental policy हैं वो हर तरह से जो आपका contribute profit में नहीं करती. नेक्स्ट है, इट इज़ इन प्रैक्टिस इट इज़ कंपनीज दैट आर वेल ऑर्गेनाइज. मीन्स कि जब भी हमारे पास कोई भी आपकी पॉलिसीज़ आती हैं वो कोई ना कोई कंपनी होती है वही उसको आगे ऑर्गेनाइज करता है, वो कंपनी अपने बेनिफिट के लिए उसको ऑर्गेनाइज करती है. ये नहीं है कि जो
कोई भी पॉलिसी आई है उससे सिर्फ हमें बेनिफिट नहीं होता, वो उससे कंपनी को भी बेनिफिट होता है जो कंपनी उस पॉलिसी को लेकर आती है। सो और दैट आर ऑलरेडी कंफर्टेबली प्रॉफिटेबल दैट हैव टाइम टू। अब जो पॉलिसीज आई हैं उनको प्रैक्टिस यानी कि यूज में लेकर आने की नीड है। उसके बाद क्या है, जिससे हमें प्रॉफिट हो। सो दैट हैव टाइम टू ब्लैंक, टाइम टू, अब टू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कोई भी नेगलेक्ट करने वाला है या नहीं, सारी की सारी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है आपके पास। फिर एंड पॉलिस एनवायरमेंटल पॉलिसीज, यानी कि और उनको क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ से दैट हैव टाइम टू, अब क्या टाइम है हमारे पास, कैटर, कैटर मीन्स कि आप कोई कैटरिंग करते हो, ये ऑप्शन नेगलेक्ट है हमारा, क्योंकि हमें कोई वहाँ पर वेटर की सर्विस तो करनी नहीं है, कोई फूड वगैरह कुछ भी सर्व नहीं करना। एनलिस्ट एंड एनरोल, अब दोनों ऑप्शन के जो मीनिंग है वो सेम है। मीन्स होता है किसी चीज़ को इंक्लूड करना, बट ये होता है कि हमने इस चीज़ को, इस चीज मान लो हमने कोई एडमिशन लेना है तो मीन्स कि हमने उसमें इनरोल करवा लिया, वो एक होती है सिर्फ सिंपल फॉर्म के तौर पर। बट यहाँ पर क्या है, हमारे लिए वो पॉलिसीज हैं, तो पॉलिसीज को क्या करना पड़ता है, पहले कंपनी को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एस्टैब्लिश। नेक्स्ट हमारे पास है however if profitable companies are the one most likely to establish environmental best, कि अगर जो कंपनीज हैं वो क्या करें, उनको बेस्ट पॉलिसीज को क्या करेंगी, एनवायरनमेंट में लाएंगी। बेस्ट पॉलिसीज ब्लैंक अ प्रैक्टिस वोकेशन कोड रिवीजन, दिस इज कंफ्यूजिंग कोज विद इफेक्ट, इट इज नॉट द एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिस कोज प्रॉफिटेबिलिटी। सो मीन्स अब देखो यहाँ से भी पहले तो हमें यहीं पर था कि इन प्रैक्टिस, यहाँ पर कि हम उनको अगर प्रैक्टिस में लेकर आए, फिर उसके बाद कि अगर जो कंपनीज हैं वो उनको एस्टेब्लिश कर देती हैं और उनको क्या कर देती हैं कि इन्वायरमेंटल बेस्ट। अब देखो वोकेशन, वोकेशन होता है कि आपको कोई भी नौकरी है कि जो भी ऑक्यूपेशन होती है उसको वोकेशन बोलते हैं। कोड, यहाँ पर कोड की कोई भी बात ही नहीं की गई। रिवीजन, यहाँ पर किसी भी चीज़ को हम रिवाइज नहीं कर रहे कि कोई हमारा सिलेबस है। सो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, प्रैक्टिस। एक तो ये तरीका था नेग्लेक्ट करने का, एक उसके बाद यहाँ पर देखो एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिस कोजेस प्रॉफिटेबिलिटी, आगे भी इसी के बारे में बात की गई है। सो क्लियर है यहाँ से कि हमारा ऑप्शन आएगा प्रैक्टिस का मीन्स है कि अगर हम उनको आगे काम में लेकर आए। सो नेक्स्ट हमारे पास है बट द बीइंग प्रॉफिटेबल अलाउज फॉर ब्लैंक फॉर द एनवायरनमेंट। अब जो भी हमारे पास कोई पॉलिसीज होंगी इन्वायरमेंटल पॉलिसी, तो इन्वायरमेंट का बेनिफिट ही हमें देंगी। तो ऑप्शन देखो क्या है, देखो कंसर्न, कंसर्न होता है किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सा अपनी फील्स शेयर करना, चिंताएं दिखाना। लेवल कि कितना लेवल है, अब इन्वायरमेंट का लेवल तो हमें कोई नहीं बताएगा। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट के लिए पहले कोई चीज़ होनी चाहिए कि इसका क्या प्रभाव है, रीज़न देते हैं हम इफेक्ट में कि इसकी वजह से इसके ऊपर ये चीज़ हो गई। बोदर, परेशानी नहीं डालेंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा कि जो ये पॉलिसीज हैं वो अलाउ करती है हमें फॉर बीइंग, दैट बीइंग प्रॉफिटेबल अलाउज फॉर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थोड़ा सा क्विकली करेंगे ताकि आपका भी टाइम सेव हो और आपको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिले। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, कहीं पर कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर देना, जिससे मैं आपको क्या करूँगी, अगेन ट्राई करूँगी कि आपका जो ये क्वेश्चन है जहाँ पर जो आपका डाउट हो वो सॉर्ट आउट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ड हमें मिला। देयर हैव बीन टू प्रिंसिपल ब्लैंक फॉर वाई सो मैनी बैंक्स, यहाँ पर बैंक्स वर्ड मिला, मेड सच डिजास्टर्स डिसीजन। द फर्स्ट is structural regulators did not regulate, institution failed to blank as they should, rules and guidelines were either inadequate or ignored. The second explanation is that Wall Street was blank, that the traders and investors did not know enough, they made extravagant, extravagant means बहुत ज़्यादा bets, बहुत ज़्यादा मनी वो कर देना, without the consequences means। अब देखो यहाँ पर हमें वर्ड मिला था फाइनेंशियल क्राइसिस,
कि कोई भी पैसे को लेकर एक बहुत बड़ा वाद विवाद हुआ था, कोई क्राइसिस हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो बैंक्स थे उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, डिजास्टरस डिसीजन लिए थे, सीवियर डिसीजन लिए थे, जिसकी वजह से जो क्या थे, जो ट्रेडर्स थे और इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा क्या किया था, अपना इन्वेस्ट कर दिया था। अब यहाँ से देखो, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस देयर हैव बीन टू प्रिंसिपल। अब टू प्रिंसिपल है, अब इस प्रिंसिपल को भी ध्यान से देखना सभी, ये हमारा साइंस वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल होता है जैसे जो हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है वही है सेम, जिसका मीनिंग है कि आपने क्या करना है, जो चीज़ मेन होती है। अब स्कूल का प्रिंसिपल क्या होता है, हेड होता है, मेन, तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है मेन के सेंस में, कि टू मेन, यानी कि दो मेन रीजन, कुछ भी जो भी था वो सामने आए थे, फॉर सो वाई सो, अब रीजन दे रहे हैं ना उसके बाद ये, फॉर वाई सो मैनी बैंक मेड डिजास्टर्स डिसीजंस, कि उन्होंने डिजास्टर डिसीजन क्यों लिए। उसके बाद देखो द फर्स्ट इज, अब दो की बात हुई थी यहाँ पर, अब उसके बाद है द फर्स्ट इज दिस एंड द सेकंड इज, देखो सेकंड ऑप्शन में ये हमें फर्स्ट वाले का आंसर दे रहा है। अगर कभी क्लियर ना हो तो पूरे पैसेज को पढ़ लेना, उसके बाद भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड में बोल रखा उन्होंने, द सेकंड एक्सप्लेनेशन इज दैट वॉल स्ट्रीट वॉज ब्लैंक। सो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, देयर हैव बीन टू मेन प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल है, उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, क्योंकि कि दो हमारे पास बातें, पक्ष, एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि ये चीजें सामने आई। डिबेट यहाँ पर हो नहीं, क्योंकि उन्होंने आगे क्या दिया, वाई सो मैनी बैंक, उन्होंने पूरा कंक्लूजन दे रखा है कि ये क्यों हुआ। एक्सक्यूजेज, कारण नहीं होंगे, वो कोई भी वो बहाने नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात नहीं है, देखो यहाँ पर उन्होंने बोला कि वाई सो मैनी, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगी आपके पास, एक्सप्लेनेशन ऑप्शन आएगा। एक्सप्लेनेशन की दो बातें हैं, पहली को उन्होंने अलग से एक्सप्लेन किया, दूसरी को फिर उन्होंने अलग से बताया कि ये रीजन था। फिर उसके बाद आपके पास है द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, रेगुलेटर्स डिड नॉट रेगुलेट, इंस्टीट्यूशन फेल्ड टू ब्लैंक एज दे शुड, यानी कि उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर नहीं किया गया, जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने रेगुलेट नहीं किया उसको अच्छे से, एज दे शुड, उनको जैसे करना चाहिए था। अब उन्होंने क्या नहीं किया, फेल्ड टू, अब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको क्या करना होता है, यूज होती है कि हम उसकी किसी चीज़ को, टेक्निक को वो करें, यूज करना, कोई मशीनरी वगैरह कुछ है उसको यूज करना स्टार्ट करें। फिर स्टेबलाइज, किसी चीज़ को कांस्टेंट बना देना, तो कांस्टेंट नहीं आएगा। मेंटेन, कि उसको बिल्कुल ही बनाए रखना, अब उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाए वो। रेगुलेटर्स डिड नॉट रेगुलेट, तो उसको मेंटेन कहाँ से करेंगे कि हम मेंटेन करेंगे। सो इंस्टीट्यूशन फेल टू फंक्शन, कि जैसा उनको उसको फंक्शन आगे प्रोसीड करना चाहिए था वो उसको ऐसा नहीं कर पाए। रूल्स एंड गाइडलाइंस वर आइदर इनएडिक्वेट और इग्नोर्ड, कि उनको रूल को क्या किया गया, या तो अनदेखा किया गया या तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं थे। द सेकंड एक्सप्लेनेशन इज दैट वॉल स्ट्रीट वॉज ब्लैंक, दैट द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर डिड नॉट नो इनफ। अब यहाँ पर देखो ये वर्ड है वॉल स्ट्रीट, ये कोई वो नहीं है कि कोई भी स्ट्रीट के बारे में बात है। वॉल स्ट्रीट एक पैसे को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस था, जिसमें क्या था, जैसे हम बोल नहीं देते हैं कि जैसे कोई बैंक की कोई पॉलिसीज आई और उसमें हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बिना उसका कुछ जाने बूझे, बस हमें कोई बीच में जो एजेंट है वो बोल दे कि हाँ इससे आपको ये बेनिफिट होगा, इससे आपका जो पैसा है वो इतने इंटरेस्ट पे जाएगा, तो वो चीज़ थी। उसमें एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, पैसे का बहुत बड़ा झोल हुआ था, तो ये वो एक वॉल स्ट्रीट नाम का क्राइसिस था। सो वोज, अब देखो रफ नहीं आएगा, क्योंकि रफ यहाँ पर हमारी कोई भी इसके बारे में बात नहीं है कि हाँ जो वॉल स्ट्रीट का सरफेस है वो रफ है या फिर स्मूथ है, ये ऑप्शन तो नेग्लेक्ट है। उसके बाद है रैम्पेंट होता है जब कोई बिल्कुल जैसे बाढ़ आ जाए, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, ठीक है। तो ये नहीं है कि जो वॉल स्ट्रीट थी वो अनकंट्रोलेबल थी उसको। फिर उसके बाद है इरिस्पॉन्सिबल, अब किसी पर्सन के बारे में बात नहीं है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है या इरिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शन हमारे पास बचा इनकम्पिटेंट, दैट द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर डिडंट नो इनफ, कि वो उसको नहीं जान पाए। इनकम्पिटेंट का मीन्स था कि उसकी जो पूरी जो एबिलिटी थी, मान लो कोई स्कीम आए और हम उसको क्या करें, सिर्फ ऊपर से हमें जो एजेंट ने पॉलिसीज बताई हैं उनको फॉलो करें, लेकिन उसके बारे में पूरी डिटेल
ना रीड करें, सो वो होगी कि हमें पूरी स्किल्स उसके बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा इनकम्पिटेंट। आपको थोड़ी सी जो वोकैब है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, तभी आपके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे क्लियर हो जाएंगे। फिर दैट दे मेड एक्स्ट्रावेजेंट बेट्स विदाउट, तो उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा अपना लगा दिया था विदाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, आपको विदाउट द रीजन जाने बिना। अब देखो काउंटिंग है, नहीं आएगा क्योंकि काउंट तो करेंगे इनकी क्या 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 रीजन वो हो सकता है। करेक्टिंग, हम उसको ठीक करने नहीं बैठे, इतना बड़ा क्राइसिस था वो। वैल्यूइंग, अब हम उसको वैल्यू नहीं करने बैठेंगे वो उस टाइम की, हाँ इसका क्या वेटेज होगा। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज। सो ये थे आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका आज का 3rd क्वेश्चन। सो फर्स्ट इसमें भी हमने क्या करना है, वही सेंस फाइंड आउट करना है बिल्कुल क्विकली, जो मेन वर्ड्स जहाँ पर आपको समझ आ रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हर एक पैसेज हमें समझ में आए एकदम से, इतना हमारे पास हमारा माइंड उस टाइम काम भी नहीं करता, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। सो जो क्विकली आपको समझ में आता है आप उसको जल्दी से करने की ट्राई करें, ताकि जो आपको नेक्स्ट पार्ट, मान लो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो उसके ऊपर आप अपना टाइम कंज्यूम कर सकें, उसके लिए आप अपना टाइम सेव करें। बिकॉज रीडिंग में आपकी ये वाली जो आपकी टेक्निक है इसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आपने क्विकली करना है। अगर कोई एक क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा तो नेगेटिव मार्किंग तो इस पार्ट में है नहीं, उसको करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाओ, कि आपका नेक्स्ट जो पैसेज होगा वो हमारा थोड़ा सा ईजी आए। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही वो टफ बनाएंगे, कि जो सारे 5 क्वेश्चन आने हैं इसमें से तो 5 के 5 ही वो टफ डालेंगे। सो थोड़ा सा अपनी टेक्निक पर भी वर्क करना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, क्राइम प्रिवेंशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया। सो यहीं पर हमें फर्स्ट वर्ड मिल गया कि ये क्या है, क्राइम प्रिवेंशन के बारे में है। उसके बाद है इन ऑल सोसाइटीज पीपल हैव ट्राइड टू ब्लैंक देमसेल्फ एंड दोज क्लोज टू देम फॉर असोल्ट। देखो ये भी नेगेटिव वर्ड आया, क्राइम से रिलेटेड है। एंड अदर अब्यूजेज, यानी कि गाली गलौज करना, किसी को वो करना, ठीक है। सम लॉक्स द डोर टू देयर हाउसेज और देयर कार, दे प्रैक्टिस ब्लैंक। मोस्ट पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू लर्न बाय लॉ अबाइडिंग, लोग कि लॉ को के बारे में जाने, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पीरियड्स ऑफ देयर लाइव्स इन प्रिजन, और उसमें ना स्पेंड करें। फिर उसके बाद देखो यहीं पर है कि सारा का जो सारा पैसेज है यहाँ से क्विकली रीड आउट करना है। देखो ये भी वर्ड नेगेटिव है, रेसिडिविस्ट ऑफेंडर्स, यानी कि जो किसी भी रूल को ओबे नहीं करते, बार बार मार ताड़ में इस चीज़ में बिलीव करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये उस ग्रुप को बोला जाता है। फिर अगेन क्राइम प्रिवेंशन। सो यहाँ से आपको क्लियर तो हो गया होगा कि जो पैसेज है वो आपका किसके बारे में है, क्राइम प्रिवेंशन के बारे में है। जो आपका ब्लैंक होता है उसकी भी पहली लाइन और जो उससे नेक्स्ट वाली लाइन है उसको भी आप रीड करके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि क्राइम प्रिवेंशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया, की बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की, एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन ऑल सोसाइटीज पीपल हैव ट्राइड टू, कि अदर सोसाइटी में लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, टू देमसेल्व्स एंड दोज क्लोज टू देम फॉर असोल्ट्स एंड अदर अब्यूजेस, यानी कि जो उनके क्लोज हैं उनको अपना जो गुंडागर्दी है, जो गाली गलौज है, उससे वो करते हैं, जो उससे क्या कर रहे हैं। अब ऑप्शन में देखना है पीपल हैव ट्राइड, कि लोग ट्राई कर रहे हैं, टू। अब देखो प्रमोट, प्रमोट यहाँ पर कोई मूवी नहीं चल रही कि जिसका हम कोई भी प्रमोशन करेंगे, या फिर कोई भी सॉन्ग रिलीज हुआ कि जिसको हम प्रमोट करेंगे। सो ये गया। रिस्पेक्ट, अब हम देम सेल्फ की रिस्पेक्ट तो नहीं करेंगे, अब हमने बाकी नहीं देखना। यहाँ पर देखो ना पीपल हैव ट्राइड टू के बाद देम सेल्फ वर्ड आया, देम सेल्फ वर्ड से पहले देखो उससे रिलेटेड वर्ड आएगा। सो रिस्पेक्ट नहीं आएगा। अब प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट हो सकता है। एनहेंस, एनहांस खुद को बढ़ाएंगे तो नहीं, इनहांस का मीन्स होता है किसी चीज को और बढ़ा देना, तो ये ऑप्शन भी गया। सो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, प्रोटेक्ट, कि पीपल क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने की। उसके बाद एवरी टाइम समवन लॉक्स द डोर टू देयर हाउसेज और देयर कार्स दे प्रैक्टिस। सो हर टाइम कोई ना कोई अपने जो घर के दरवाजे हैं वो बंद कर रहा है। दे प्रैक्टिस प्रिवेंशन, अब दे प्रैक्टिस, अब वो किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं,
ठीक है। दे प्रैक्टिस प्रिवेंशन, देखो पार्ट ऑफ, दे प्रैक्टिस अ पार्ट ऑफ, ये भी हो सकता था। अ फॉर्म ऑफ, रिलेशन टू, एडिशन टू। अब देखो रिलेशन और एडिशन तो यहाँ पर नहीं आएंगे। इन एडिशन टू द प्रिवेंशन नहीं आएगा, रिलेशन टू ये भी नहीं आएगा कि रिलेशन बता रहे हैं। दे प्रैक्टिस, अब देखो अब पार्ट ऑफ, कुछ हिस्सा तो कर नहीं रहे हैं वो कि उस चीज को पार्ट ऑफ कर रहे हैं, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। दे प्रैक्टिस अ फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन को एक बार ट्राई करके देख रहे हैं कि कैसे उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके। सो अ फॉर्म ऑफ। नेक्स्ट है मोस्ट पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू लर्न टू लॉ अबाइडिंग एंड नॉट स्पेंड देयर, ये मैं बता चुकी हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं लॉ को कैसे फॉलो करना है, कि वो ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है प्रिजन में ना स्पेंड करें। इन दिस कंट्री एट लीस्ट मोस्ट, अब देखो इन दिस कंट्री, जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में बात है, इन दिस कंट्री एट लीस्ट की कुछ हद तक, मोस्ट ब्लैंक ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ यंग पीपल बिकम रेसिडिविस्ट ऑफेंडर्स, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो क्या हो रहे हैं अब आगे जो गुंडागर्दी में जा रहे हैं। एटलीस्ट मोस्ट, अब देखो ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी, अब देखो यहाँ पर वर्ड आया माइनॉरिटी, आपने पढ़ा होगा एक वर्ड होता है मेजोरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। अब उन्होंने यहाँ पर कंपेयर और कंट्रा तो कर दिया है, बट यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, मोस्ट। अब यहाँ पर जो मोस्ट वर्ड आपका यूज हुआ है वो हुआ आपका मेजोरिटी ऑफ के लिए यूज। मेजोरिटी, मोस्ट मीन्स मेजोरिटी ऑफ। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, हैज सक्सीडेड कि हो चुके हैं, वो सक्सीडेड हो चुके थे। अब देखो वो सक्सीडेड तो नहीं आएगा, एटलीस्ट मोस्ट। अब क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे बात हो रही है कि स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ यंग पीपल बिकम, अभी भी वो बन रहे हैं ना, कंटिन्यू में बात चल रही है उसमें, तो क्या होगा आपका ऑप्शन, ये नहीं आएंगे, कंटिन्यू चल रहा है। अब सक्सीडेड आपका पास्ट में आप यूज करते हो, सक्सीड एंड सक्सीडेड दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, बट जो सक्सीडेड है ये आपका पास्ट में यूज होगा, लेकिन जो सक्सीड है ये वर्ड आपका फ्यूचर के लिए यूज होगा। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो सेंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस है कि आप बहुत सारे जो अभी हैं अभी भी क्या बन रहे हैं, गुंडागर्दी में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सक्सीड, सक्सीड। नेक्स्ट है इन अ फंक्शनिंग सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटीज काम कर रही है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सक्सीड आया है। क्राइम प्रिवेंशन इज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, की हर दिन की कहानी हो रही है क्राइम को रोकने के लिए। अब वाइल प्रिवेंशन कैन बी ऑल परवेजिव एट द ग्रास रूट, यानी कि बट जो प्रिवेंट अगर हमें रोकथाम करनी है किसी चीज पे तो हर एक बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, जहां पर उसकी जड़ है उससे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और हर जगह पर हमें इस चीज को करना होगा, तभी जाकर जो हमारा क्राइम है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ब्लैंक विच इट वट एज इज ओडली नेग्लेक्टेड इन मास मीडिया एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस, कि अब हमें इसको सिर्फ मास मीडिया और पॉलिटिकल तक ही नहीं रखने देना चाहिए, इसको हमने आगे बहुत हर तरह हर लेवल तक इसको फैलाना है। सो अब देखो ऑप्शन क्या है, एज इज ओडली नेग्लेक्टेड, एज हम बोलते हैं कि इसके लाइक एक ऐसी चीज है, एग्जाम्पल देने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, ये आगे इसके बारे में और बातें कर रहे हैं। सो वट भी नहीं आएगा, वट इज ओडली नेग्लेक्टेड कि क्या करें, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछना यहाँ पर। अब विच एंड इट, अब देखो दोनों के दोनों प्रोनाउन है, बट जो इट है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है और जो विच है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये आगे दोनों का काम क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, बट ये उसी चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये उसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर वो इन्होंने सिंपल सी बात बोल रखी है कि वाइल प्रिवेंशन कैन बी ऑल परवेजिव एट द ग्रास रूट, कि उसको हर एक लेवल तक उसको हमने बेस से स्टार्ट करना है। इट इज ओडली नेग्लेक्टेड, कि इसको हमें इस तक नहीं रखना चाहिए, ना कि ये बोल रहा है कि जो कि यहाँ तक फैली हुई चीज है। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इट, क्योंकि वो इसके बारे में आगे बात कर रहा है कि इट इज ओडली नेग्लेक्टेड इन मास मीडिया एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कि हमें इसको इस तक ही नहीं रखना चाहिए। When politicians talk back radio hosts and newspaper editorials
pontificate about crime and possible blank. It is comparatively rare for them to mention prevention. Overwhelming emphasis is on policing, sentencing and other law and order responses. अब देखो ऑप्शन, अगर नहीं भी हमें इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो रहा pontificate का, ठीक है, about crime and responsible blank. It is comparatively rare for them to mention prevention, कि रेयर है प्रिवेंशन को रोकने के लिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब रेसिपीज खाना तो बनाएंगे नहीं पॉलिटिशियन, जब रेडियो वगैरह पे कुछ कहीं पर कोई भी बात कर रहे होंगे तो, ठीक है। अब रेमेडीज होते हैं कि उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान हम चीज़ खोजें, ठीक है। रेमेडीज यहाँ पर वो नहीं है कि हमें सिर्फ दवाइयाँ के लिए ही कुछ ना कुछ औषधियाँ वगैरह लेकर आनी है, ठीक है। अब यहाँ पर है कॉमेडीज नहीं करेंगे। कॉमोडिटीज़, यहाँ पर कोई भी चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी क्राइम को रोकने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा क्राइम एंड पॉसिबल रेमेडीज, इट इज़ कंपैरेटिवली रेयर फॉर देम टू मेंशन प्रिवेंशन, कि उसके बारे में फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ हम उसके बारे में कर सकते हैं, ना कि सिर्फ उसको मेंशन ही करें कि बस हाँ कि ये कैसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा रेमेडीज। और किस पर जोर देना चाहिए कि उनको हम क्या करें, फांसी वगैरह की सज़ा दें या तो अपने रूल वगैरह को स्ट्रिक्ट करें, लोअर ऑर्डर को, कि उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करें। सो करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड अलाउज कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स एंड एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर क्या वर्ड आया हमारे पास, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है उनको इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके थ्रू कंट्रीज टू कंट्री टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स एंड एक्सेस गुड एंड सर्विसेज, जिसमें बहुत सारे जो क्या होते हैं हम एक्सपेंड करते हैं, अपने जो काम है उसको बढ़ा देते हैं मार्केट्स में, जो भी हमारे पास वस्तुएं होते हैं, गुड्स यानी कि जितना भी सारा सामान है हमारा वो सारा गुड्स है, एंड सर्विसेज दैट ब्लैंक either thus otherwise likely may not have been available domestically. As a blank of degree international trade, the market is more efficient. This ultimately more competitive pricing and brings blank product to consumer. बिल्कुल इजी पैसेज है। देखो अब देखो जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये क्लियर है कि वो अलाउ करती है मार्केट को, गुड्स को और सर्विसेज को, ठीक है। दैट ब्लैंक आइदर, ठीक है, आइदर होता है जब किसी दो चीज़ के बीच में हमें कोई कंपैरिजन करना, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नेग्लेक्ट है। दस हम यूज़ करते हैं रिजल्ट के लिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा कि एज अ रिजल्ट, ठीक है, दस नहीं आएगा। अब लाइकली मे नॉट हैव बीन अवेलेबल, अब लाइकली ऐसा थोड़ा सा, अब इन ऑप्शन में देखो कि अदरवाइज मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली, ठीक है, यहाँ पर वो रीज़न दे रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पास डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है, ना कि लाइकली कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ एक कंपैरिजन, वो रीज़न दे रहे हैं कि दैट के बाद दैट अदरवाइज मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा अदरवाइज। नेक्स्ट है एज अ ब्लैंक रिजल्ट प्रिल्यूड डिग्री डेलीगेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द मार्केट इज मोर एफिशिएंट। अब देखो एज आ, अब यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर है कि एज आ के बाद क्या यूज होता है, एज आ रिजल्ट, इसमें हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है कि एज अ रिजल्ट कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होगी अगर हम इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो जो मार्केट होगी हमारी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी, उसमें हर एक चीज़ होगी। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू मोर कंपेटिटिव प्राइसिंग एंड ब्रिंग्स। अब देखो जितना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट होगा हर जगह से, हर कंट्री से, तो हम उसका जो प्राइस है वो भी क्या करेंगे, कंपटीशन में लेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एंड ब्रिंग्स न्यूअर प्रोडक्ट, तो वो आएंगे ही, ऑल सभी भी मिलेंगे, ठीक है, नेवर नहीं ये वाला नहीं आएगा, प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर। अब देखो उसका फायदा क्या होगा, देखो इन्होंने प्राइसिंग के बारे में बात की है तो प्राइसिंग से रिलेटेड ही कोई ऑप्शन आएगा हमारे पास, तो प्राइसिंग क्या होगा, एंड ब्रिंग्स चीपर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, हमें चीपर ही मिलेंगे। अब जब जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो हर एक कोई क्या करेगा, अपने जो प्रोडक्ट के जो प्राइस है उसको कुछ ना कुछ डाउन करेगा, तभी जो मार्केट में है उसका जो प्रोडक्ट है वो उसको सेल कर सकता है। सो हमें क्या मिलेंगे, चीपर प्रोडक्ट मिलेंगे।
सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका जो डाउट है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उसको क्लियर करने की ट्राई करूँगी। और कोई भी आपको किसी भी पार्ट से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मुझे कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके उसी पार्ट के रिगार्डिंग बनाकर लाऊंगी आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like my video and share my video and subscribe my YouTube channel. Thank you.